खंड की खबरों के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और भगवान शिव का जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। ये भी माना जाता है कि सावन के पूरे महीने शिव हरिद्वार अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं वो। और हरिद्वार के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि शिव के ससुराल कनखल के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी थी, लेकिन इस बार मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना की वजह से कड़े प्रतिबंध किए हैं। बढ़ते रहिए भैया, बढ़ते रहिए। ऋषिकेश और विकासनगर की, जहां पर आज सावन का पहला सोमवार और ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग मास्क का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। तो आज सावन के पहले सोमवार को खानपुर क्षेत्र के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है और शिव मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि सावन महीने के पहले सोमवार को भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक किया है और सावन महीने में एक महीने तक सभी शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ये दौर अभी निरंतर सावन महीने तक चलेगा। और कोरोना को देखते हुए कई भक्तों ने इस बार घर में ही बाबा भोलेनाथ की पूजन अर्चन किए और उसी का बंदोबस्त सभी ने अपने घर पे किया। मेरी तरफ से सबको जय महाकाल। आज के दिन की बहुत अच्छी मान्यता है, क्योंकि आज के दिन जो हम कुछ मांगते हैं वो शिव भगवान हमको अवश्य ही देते हैं। आज के दिन हमारा पूजा पाठ का विधान इस प्रकार रहता है कि सबसे पहले हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, 108 बार शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं तथा ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आज यहाँ पर शिव मठ मंदिर लंडौरा में द्वितीय सोमवार का, श्रावण के द्वितीय सोमवार का सोमवार है तथा सभी भक्तजन यहाँ पर आकर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर यहाँ पर सबकी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और आप सभी को सावन की द्वितीय सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का पहला सोमवार है, वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते इस बार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। बावजूद इसके कोरोना पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सोमवार के दिन आज नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद भीड़ को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिए गए और साथ ही लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क लगाने के लिए अपील की गई और साथ ही इस दौरान प्रशासन की ओर से जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाए गए। और दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव एक एनर्जी जो होती है वो एकदम से शरीर में ऊपर के आ रही है। देखिए, सरकार ने तो कांवड़ यात्रा बैन कर दी है, क्या कहना है इसमें? इसके ऊपर तो यही कहना है कि ठीक है, कर दिया है तो मतलब कि भले के बारे में ही सोच रहे हैं लोगों के, इसीलिए कांवड़ यात्रा बंद किया है। वैसे तो करने वाले नहीं थे, तो अच्छा किया है, कोई बात नहीं, कांवड़ यात्रा बंद है तो। लेकिन बंद के बावजूद भी आपका हौसला इतना बुलंद है कि आपने नीलकंठ यात्रा करने की सोची, क्या? हाँ, हौसला तो ऐसे ही बुलंद रहना चाहिए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ने युवा चेहरे के रूप में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जब से पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है तब से मुख्यमंत्री की ओर से आवास को लेकर ध्यान भटका हुआ है। लेकिन अब पदभार ग्रहण करने के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री धामी आज मुख्यमंत्री आवास में विधिवत रूप से शिफ्ट होने जा रहे हैं और इस आवास को लेकर समय समय पर कई बातें कही जाती रही हैं। वहीं सवाल पूछे जाने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
भूतकाल और भविष्यकाल में ना जीकर वर्तमान में जीते हैं और वीर जवानों की धरती पर कोई चिंता जैसी बात नहीं होती है। मैं चूँकि आज ऐसे स्थान पर हूँ जो हमारा देश की अदम्य साहस और वीरता का परिचय जिन्होंने दिया है, जो हमारे लिए प्रेरणा के कारण हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, तो मैं हमेशा कर्म पर विश्वास करता हूँ। और मैंने ये कहा है कि मैं हमेशा वर्तमान में जीने पर विश्वास करता हूँ। न तो मैंने कभी भूतकाल की चिंता की है, न उसका प्रायश्चित किया है, और न ही जो है भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता अभी से करूँ। इसलिए हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं और इतना बड़ा हमारा अच्छा, इतना सरकार के इतने संसाधन उसमें लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो भी प्रदेश का मुखिया होगा या मुख्य सेवक होगा उसके लिए बना है। तो उत्तराखंड में पुलिस या परिजन ग्रेड पे को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। वहीं इससे पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और राजधानी देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री भी मामले में अपील करते हुए इसे रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये तमाम अपीलें पुलिस के परिवार वालों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद धाराशायी होती हुई नजर आई। और अब राज्य पुलिस के जवानों के ग्रेड पे के मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने जिस दिन से मुख्यमंत्री का ताज अपने सर पर संभाला है, उनकी ओर से सबसे पहले प्रदेश की पुलिस के जवानों के ग्रेड पे के मसले पर ही सबसे पहले निर्णय लिया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने एक कमेटी गठित की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ कमेटी के निर्णय का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास दिलाते हुए अपने बयान में कहा है कि पुलिस के जवान हमारे भाई हैं और जल्द ही कमेटी की ओर से उनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ग्रेड पे का जो प्रकरण है उस पर जब से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे पहले कोई मामला हम लोगों ने बिना किसी कहे, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना किसी कहे, क्योंकि शपथ लेने के सीधे जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवान भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी भावना को समझना चाहिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही गढ़वाल के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग में तेज बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं और उनका कहना है कि 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश जगह पर तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ सकता है और साथ ही भूस्खलन जैसी स्थिति भी कई जगह पर देखने को मिलेगी। उसमें आप देखेंगे कि जो ज्यादातर दिन है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जुलाई हो गई है, तो 26 से लेकर 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी देखने को मिलेगी। तेज बारिश से देश के कई राज्यों में संकट की स्थिति बन चुकी है। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश की वजह से राज्य के अलग अलग जिलों की 194 सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार बंद सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को 94 सड़कों को खोला जा सका। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। वहीं इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का फैसला लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो युवक और युवतियां एनडीए और सीडीए की परीक्षा में पास होंगे तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी और साथ ही हल्द्वानी में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
देखिए, कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए करगिल युद्ध में भारत की जीत को 26 जुलाई को करगिल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस युद्ध में देश के कई जवान शहीद हुए थे। इनमें से 11 जवान चमोली के भी शहीद हुए थे और इन जवानों की शहादत पर जिले के लोगों को नाज है। यही वजह है कि कारगिल दिवस के मौके पर जिले में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और जिसमें कारगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। हालांकि हर साल इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इसे बहुत सादगी के साथ मनाया गया। कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और हमारे प्रदेश के 75 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए थे। हमारे जिले के इसमें 11 जवान शहीद हुए। वैसे आज विजय दिवस के मौके पर शहीदों को सफल नमन करती हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिला मुख्यालय पे यहाँ पे कई लोग शहीद हुए हैं कारगिल में और अन्य में भी हैं, प्रथम विश्व युद्ध में, श्रीलंका में। और मैं चाहती हूँ कि ये इसी प्रकार से लोगों को याद किया, शहीदों को याद किया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी शहीदों के लिए जो घोषणा हुई है पहले को, वो या तो पूरा किया जाए या तो घोषणा नहीं देनी चाहिए। ये मतलब घोषणा दे के किया ना जाए तो वो शहीद का एक तरीके से अपमान है। कारगिल दिवस के मौके पर रामनगर के पूर्व सैनिकों ने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए, जिनमें से उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे और नैनीताल जिले के 5 जवान शहीद हुए, जिनमें रामनगर के 2 जवान ने भी अपने प्राणों की आहुति दी और लांस नायक राम प्रसाद ध्यानी 17 गढ़वाल राइफल्स के थे, जो 25 जुलाई 1999 को शहीद हुए और दूसरे शहीद विश्वबंधु रावत थे, जो 10 जनवरी 2000 को शहीद हुए। कारगिल युद्ध का वो पल शहीद सैनिक के माता पिता के लिए अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण था, जब उनके तीनों बेटे भारत बंधु रावत, देश बंधु रावत और विश्व बंधु रावत एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें सबसे छोटे बेटे विश्व बंधु रावत शहीद हो गए। और इस मौके पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग रामनगर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर नवीन चंद्र पोखरियाल, ब्लॉक प्रतिनिधि समेत कई लोगों ने शहीद विश्वबंधु रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इसमें हमारे देश के कारगिल युद्ध में 527 अधिकारी और जवान शहीद हुए थे और हमारे उत्तराखंड से इस युद्ध में 75 जवान शहीद हुए थे और हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से 6 जवान शहीद हुए, जिसमें नैनीताल से मेजर राजेश अधिकारी और 2 हल्द्वानी से, 1 चकलुआ से और 2 रामनगर से राम प्रसाद ध्यानी और विश्वबंधु रावत। आज हमने अपनी ओर से उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग, पूर्व सैनिक कल्याण समिति रामनगर और हमने अपनी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम अपने देश के देशवासियों से यह आशा करते हैं कि वो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।
शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी हैं। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस पूजा पाठ को लेकर पंडित सुमित पैन्योली ने बताया है कि इस महीने भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और भगवान शिव की पूजा जो है बेहद खास होती है। भगवान पूजा से प्रसन्न होकर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव शंकर को बड़ा ही प्रिय है। जो भी सज्जन भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक द्वारा और श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्या वर प्राप्ति के लिए, गृहस्थी लोग घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से जो है पूजा करते हैं और भगवान सभी की जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। वन विभाग ने मानसून के दौरान प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पिछले कई सालों से पेड़ लगाने का लक्ष्य तो रखा जाता है, लेकिन जमीन पर वन विभाग की मेहनत ज्यादा नजर नहीं आती। वहीं अब वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने अधिकारियों को कहा है कि वो जमीन पर मेहनत करें और ज्यादा प्रचार प्रसार पर ध्यान न दें। लगे, सारे लोग लगे। रोज कल भी मेरी प्रमुख वन संरक्षक से बातचीत हुई है और रोज वन विभाग अपने स्तर पर इस समय बहुत व्यवस्थित काम कर रहा है और ज़मीन पे काम कर रहा है। मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा अखबारबाजी मीडिया और इससे मतलब नहीं है, लेकिन ज़मीन पे काम होना चाहिए। और इस समय प्लांटेशन से लेकर और हर तरह में सूतों के एक पूरा मॉनिटरिंग हो रही है, पूरा ठीक से काम हो रहा है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के वादे पर प्रदेश सरकार आगे बढ़ने की बात लगातार कर रही है। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि हम वन विभाग में बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां निकाल रहे हैं और जब सब पद भर जाएंगे तो इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और वन विभाग को मैन पावर भी मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार ने राज्य के ऊर्जा महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए मंत्री को जिम्मेदारी देने के साथ साथ अधिकारियों को बदल दिया है। लेकिन राज्य के ऊर्जा महकमे में एमडी पद पर नियुक्ति के बावजूद आईएएस अधिकारी दीपक रावत ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे अलग अलग वजह अभी तक सामने आ रही थी। लेकिन अब विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत ने खुलकर कह दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के जमाने से विभागीय पद पर आईएएस अफसरों की तैनाती के खिलाफ रहे हैं। उत्तराखंड की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान भी वो अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि आईएएस अफसरों के पास कई स्थानों पर कई तरह से काम करने का अवसर है, जबकि विभाग का अधिकारी विभाग से बाहर नहीं जा सकता है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक विभागीय अधिकारी के विभाग में रहने का फायदा भी विभाग और सरकार को ही मिलता है। ऐसे में विभाग के अधिकारी से काम लिया जाना चाहिए। नहीं, अभी बातचीत हुई है मेरे मुख्यमंत्री से और मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि मैं बहुत हमेशा, ये नहीं कि कोई आज की बात है, मैं यूपी के समय लव वर्मा को डीजी हेल्थ बनाया गया था, मुलायम सिंह जी की सरकार में, मायावती की सरकार में, मैंने तब भी उसका विरोध किया था। आपको ध्यान होगा मैं जब विपक्ष का नेता था कि खनौर जी के समय में डीजी हेल्थ किसी आईएएस अफसर को बनाया गया था, मैंने जबरदस्त विरोध किया था, फिर खनौर जी को वो कदम वापस लेना पड़ा। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है और उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान कांग्रेस के सभी विधायक मौके पर मौजूद रहे। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत, भुवन कापड़ी और कोषाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। के अंदर तो जब अध्यक्ष बना और जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से आप भली भांति थे। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो सहयोग कांग्रेस के एक साथी का मिला, उस सहयोग के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं।
पिथौरागढ़ में 3 दिन पहले एक गुलदार ने डाकुड़ा गांव के एक शख्स पर हमला कर दिया था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी अब इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने कहा कि इस घटना को लेकर वन विभाग अधिकारियों से बात हुई है। तत्काल प्रभावित परिवार को राष्ट्रीय आपदा और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत सहायता राशि दी जाएगी। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, हमारे घाट क्षेत्र का ये इलाका है। डाकुड़ा ग्राम पंचायत के रहने वाले बसंत वल्लभ तिवारी की 35 वर्ष से उनकी अवस्था थी। घर में 3 छोटे बच्चे। जिस तरीके से पूरा वाक़या हुआ है, गुलदार ने हमला किया घर की छत पे ही, और इनका उपचार जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में चल रहा था। कल इनकी डेथ हो गई है। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। और महकमे के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय आपदा के तहत और वन्य जीव की सुरक्षा के तहत जो सरकार की तरफ से अनुमान में राहत राशि हुई है, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन वन महकमे को दे रखा है। 3 दिन पहले की घटना है। ये भोगना ग्राम से डाकुड़ा तोप में बसंत वल्लभ तिवारी जी अपने छत पर सोए थे लेंटर पे, गुलदार ने हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। 3 दिन उपचार के दौरान अस्पताल में आज उनकी डेथ हो गई। वहीं रुद्रप्रयाग में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर गुलदार को शिकारियों की टीम ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ये गुलदार एक बच्ची को अपना शिकार बना चुका था और कई ग्रामीणों को घायल भी कर चुका है। गुलदार की मौत से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने गुलदार को मारने के लिए 3 सदस्यीय टीम को इलाके में भेजा था, जिसके बाद टीम ने घात लगाकर गुलदार को मार गिराया। और इस दौरान गुलदार ने कई बार टीम पर भी हमला करने की कोशिश की। वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर रेंज ऑफिस भेज दिया है।